फ्रेंड्स आई एम बैक विद अनदर वीडियो फॉर यूजीसी नेट पेपर 1। अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो मुझे लगता है कि शायद मुझे जल्दी जल्दी अपलोड करनी पड़ेंगी यूनिट्स आपके लिए। एंड दिस इज़ यूनिट 6 विच इज़ अबाउट लॉजिकल रीजनिंग और इंडियन लॉजिक सिस्टम। तो बेसिकली लॉजिक और रीजनिंग इज़ अबाउट आर्ग्यूमेंट्स एंड कंक्लूजन्स। तो व्हाट आर आर्ग्यूमेंट्स? बेसिकली आर्ग्यूमेंट्स आर योर one second, let me turn it off. Okay, so what is argument? Argument is basically set of standards, okay, कि कुछ ना कुछ एक स्टेटमेंट्स हमने बोली हुई है तो वो डिफरेंट स्टेटमेंट्स होंगी एंड उनसे हम कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकालेंगे उस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए, लाइक जो आर्ग्यूमेंट को फेवर कर रहा होगा ऐसे कंक्लूजन्स। ओके, सो नाउ देर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, डिडक्टिव, इंडक्टिव एंड अबडक्टिव। ओके, तो पहले स्टार्ट करते हैं डिडक्टिव से। व्हाट आर डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स? तो कंक्लूजन फॉलोज वैलिडली फ्रॉम प्रेमाइस और प्रेमाइस गारंटीज ट्रुथ ऑफ कंक्लूजन। तो यहाँ पर डिडक्टिव का मतलब ये होता है कि जो कंक्लूजन आपका दिया हुआ है वो जो भी बात हमने कही है उसको हम प्रेमाइस कहेंगे, तो प्रेमाइस को वैलिडेट कर रहा है, उसको सच बता रहा है, मतलब उसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। एंड गारंटी देता है कि जो कंक्लूजन है वो ट्रुथ को बता रहा है, सही है। जैसे एक एग्जाम्पल आप यहाँ पर ले लीजिए कि प्रेमाइस है ऑल मैन आर मॉडल, ओके, एंड सोक्रेट्स इज अ मैन। तो कंक्लूजन ये होगा कि सोक्रेट्स इज मॉडल। तो मैन एंड मॉडल जो है, हमने मैन को मॉडल एंड सोक्रेट्स से कनेक्ट किया हुआ है। देन लास्ट में हमने कंक्लूजन निकाला कि ऑल मैन आर मॉडल, तो देन सोक्रेट इज अ मैन, सो सोक्रेट इज ऑल्सो मॉडल। नाउ इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट, जिसको कि हम वैलिड नहीं कर सकते, वैलिड प्रूफ नहीं कर सकते, लाइक आपका प्रेमिस यहाँ पर दिया है, वी हैव सीन 1000 swans एंड ऑल ऑफ देम हैव बीन वाइट। ओके, तो कंक्लूजन आया ऑल swans आर वाइट। हमने सिर्फ 1000 swans देखे, ज़रूरी नहीं कि सारे वाइट ही हो, हमने जितने देखे उतने वाइट थे, तो इससे हम ये प्रूफ नहीं कर सकते कि हमेशा सारे वाइट होते हैं। नाउ एबडक्टिव टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट, जिसको हम आप कह सकते हैं हाइपोथेटिकल और हाइपोथेटिको डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। ओके, इसमें कोई ना कोई पार्टिकुलर फैक्ट होगा जिसको पॉइंट आउट किया जाएगा और ये दिखाते हैं कि हाइपोथेसिस ट्रू है या नहीं, एंड लास्ट में कंक्लूजन निकल कर आता है हाइपोथेसिस से कनेक्ट करते हुए। ओके, तो ये आपका बेसिकली हाइपोथेटिको डिडक्टिव, इसीलिए हम इसको कहते हैं। ओके, सो नाउ बेसिकली इट प्रूव्स दैट द थ्योरी इज ट्रू। जैसे कि प्रीमियस आपका यहाँ पर दिया हुआ है, 30 कॉइन्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि एक फैक्ट है, कॉइन्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। ओके, तो हमने इफ अगर कॉइन्स जो है वो गोल्ड के बने हुए हैं तो देन दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये हमने प्रिडिक्ट कर लिया, मान लिया। ओके, कॉइन्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्योंकि मेटल से बने होते हैं, ये फैक्ट है। बट अगर गोल्ड कॉइन की बात करें तो गोल्ड कॉइन भी कंडक्ट करेंगे, ये हमने प्रिडिक्ट करके चल रहे हैं। सो कंक्लूजन क्या होगा कि कॉइन्स आर मेड ऑफ गोल्ड। ओके, यहाँ से हमने इसको कंक्लूजन को डिराइव कर लिया। देन कैटेगरिकल प्रपोजिशंस भी होते हैं कुछ। कैटेगरिकल प्रपोजिशन का मतलब है कि एनी स्टेटमेंट विच रिलेट्स टू क्लासेस और कैटेगरीज ऑफ एंटिटीज़, मतलब कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो दो चीज़ों को आपस में रिलेट कर रही हो एक दूसरे से। सो कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं कैटेगरिकल प्रपोजिशन के? एक सब्जेक्ट होगा, ठीक है, जिसको हम फर्स्ट कैटेगरी या क्लास बोलते हैं। देन प्रेडिकेट होगा जिसको हम सेकंड कैटेगरी या क्लास कहते हैं। कॉपुला होता है, कॉपुला एक ग्रामेटिकल लिंक या वर्ब होगा उन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बीच में। एंड उसके बाद क्वांटिफायर्स होते हैं जो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को क्वांटिफाई करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या होता है। जैसे यूनिवर्सल, जिसमें अफर्मेटिव में ऑल हो सकता है, नेगेटिव में नो हो सकते हैं, क्वांटिफायर्स, एंड पार्टिकुलर में सम और सम नॉट, ये सारी चीज़ें। तो इसके टाइप्स क्या क्या बने अब यहाँ से, ठीक है। कैटेगरिकल अपोजिशन के यूनिवर्सल अफर्मेटिव हो सकता है जिसमें ऑल सारे सही हैं, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। यूनिवर्सल नेगेटिव होता है जिसमें नो आता है, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं। पार्टिकुलर अफर्मेटिव होता है जिसमें सम आता है, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। पार्टिकुलर नेगेटिव भी हो सकता है, इसमें भी सम आता है बट इसको हम ओ से डिनोट करते हैं। ओके, यहाँ पर सम पॉजिटिव को दिखाता है अफर्मेटिव में एंड नेगेटिव में सम नॉट को दिखाएगा। ओके, सो ना इसी से हमारा बनता है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। ओके, तो व्हाट इज स्क्वायर ऑफ अपोजिशन?
तो यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर बनाया। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर चारों स्टेटमेंट्स को लिखा, यहाँ पर ए, यहाँ पर ई, ओ एंड आई। ओके, यही था आपका AEINO। तो ए और जो आपका ई है, अगर ऑल मतलब सारी चीज़ें सही हैं, ओके, ऑल आर ट्रू, तो ये दोनों अगर सारी बातें सही है तो सारी गलत नहीं हो सकती सेम टाइम पर। लाइक मैंने बोला सॉक्रेट इज़ अ मैन, तो मैं सिमिलरली ये नहीं बोल सॉक्रेट इज़ अ मैन, ऑल मैन आर मॉर्टल, ये वाला एग्जाम्पल हमने देखा, तो ऑल आ गया यहाँ पर, सबके लिए हो गया, तो फिर हम यहाँ पर फॉल्स नहीं लगा सकते आगे। ओके, तो अगर ए ट्रू है तो ई हमेशा फॉल्स होगा, इसीलिए हम इनको कॉन्ट्ररीज बोलते हैं। ये एक दूसरे को हमेशा कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। ऑल और नो कभी भी साथ में ट्रू नहीं हो सकते, अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा। एंड ए अगर ट्रू है तो आई भी ट्रू होगा, मतलब सम जो उसका मतलब कोई बात सही है तो हम ये बोले कि सारे सही है या आधे सही है, तो वो सही में ही आएगा, तो इनको हम सबऑल्टर्न्स बोलते हैं। सेम ऐसे ही ई एंड ओ आर ऑल्सो सबऑल्टर्न्स, अगर ई गलत है तो ओ भी गलत होगा, या फिर ए अगर सही है, ए इज़ ट्रू, देन ओ इज़ ऑल्सो फॉल्स। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी, जो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं एक दूसरे को। लाइक अगर एक बात सही है तो दूसरी सही नहीं हो सकती। ओके, एंड सिमिलरली दीज आर ऑल्सो कॉन्ट्ररीज, जैसे ए और ई में था कि एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा, सिमिलरली। ओके, कॉन्ट्राडिक्टरी, both cannot be false or true, contraries cannot be true, cannot be false, सब contraries cannot both be false and both be true, जो बातें मैंने ऊपर कही वही, subalterns false होगा तो false होगा, true होगा तो true होगा। ओके, तो इसी के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं moods and figures। ओके, सो बात करते हैं मूड की, जो हमने पढ़ा AEINO। तो मूड हम किसी चीज़ का कैसे पता लगाएंगे, तो लाइक आपको एक प्रेमिस दिया हुआ है यहाँ पर, जिसमें कि कहा जा रहा है ऑल PRM, जहाँ पर ऑल आ गया मतलब सारे सही हैं तो मूड हो गया ए। देन अगेन ऑल SRM, तो ए, ये भी हो गया। कंक्लूजन क्या है, सम SRP, मतलब पार्टिकुलर अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं, नॉट नहीं लगा हुआ है, पॉजिटिवली है, तो आई, तो यहाँ पर इसका मूड हो गया AAI। ओके, ना फिगर कैसे निकालेंगे, फिगर के लिए हमारे पास मेजर एंड माइनर प्रेमिस होता है, तो उसके बेसिस पर हम फिगर्स निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले है ऑल मैमल्स आर क्रीचर्स दैट हैव हेयर, तो ये हमारे प्रेमिसेस आ गए। पहला है ऑल मैमल्स एंड क्रीचर्स, तो मैमल्स एंड क्रीचर्स दो, तो यहाँ पर हमारे पास फिगर ये आ गए। देन प्रेमिस 2 में ऑल डॉग्स आर मैमल्स, तो थर्ड हो गया हमारा डॉग। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे मेजर एंड माइनर। मेजर हो गया मैमल एंड क्रीचर्स हो गया माइनर। देन डॉग की बात करें, डॉग इज अगेन मेजर एंड मैमल्स इज यहाँ पर माइनर की तरह एक्ट कर रहा है। तो ना प्रीमिस 3 में दिया हुआ है देयरफॉर ऑल डॉग्स आर क्रीचर्स दैट हैव हेयर, तो ये अलग ही हमने हेयर को कनेक्ट कर दिया, तो मतलब चार हमारे पास यहाँ पर मेजर एंड माइनर टर्म्स आ गए, जिसके बेसिस पर हम फिगर निकाल सकते हैं। ओके, तो टोटल 64 मूड्स होते हैं इन्हीं के बेसिस पर, AAINEO, इनके कॉम्बिनेशंस के बेसिस पर। हर मूड के 4 फिगर्स होते हैं, जो कि आपने देखा स्टेटमेंट में। तो टोटल स्लॉगिज्म जो हो गए वो आपके 64 × 4 विच इज़ 255 काइंड से 256 तरह से हम इन स्टेटमेंट्स को लिख सकते हैं एंड इनसे स्लॉग बना सकते हैं, जो आपने ऑल, सम नॉट वाले, एवरी, सारे जितने भी आपने स्टेटमेंट्स देखे होंगे। अब इनमें कुछ फैलेसीज भी होती है, मतलब कि कुछ कमियां, कुछ गलतियां। ओके, तो पहले इनफॉर्मल की बात करते हैं, इनफॉर्मल फैलेसीज की, विच इज़ अ मैटर ऑफ अनक्लियर एक्सप्रेशन दैट डील विद द लॉजिक ऑफ मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, मतलब कि कोई एक्सप्रेशन हमें समझ में नहीं आ रहा है, अनक्लियर है, कहीं से भी हमने कोई भी बात जोड़ दी हुई है जिसका कोई लेना देना नहीं है, जो आपस में रिलेट भी नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, तो फिर इस तरह से वहाँ पर अनक्लियर एक्सप्रेशन होता है। फॉर्मल हो सकता है जहाँ पर कि कोई एरर हो किसी फॉर्म में, अरेंजमेंट के बेसिस पर कोई टेक्निकल स्ट्रक्चर या आर्ग्यूमेंट सही से नहीं लिखा गया है, तो देन वहाँ पर फॉर्मल फैलेसी होगी। ओके, दे आर इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ लैंग्वेज, मेनली जो लैंग्वेज होगी यहाँ पर इंपॉर्टेंट यूजेस होंगे लैंग्वेज के, इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए, एक्सप्रेसिव होनी चाहिए, एंड डायरेक्टिव यूजेस ऑफ लैंग्वेज होनी चाहिए, मतलब कुछ भी घुमा फिरा के नहीं, सीधी बात लिखनी है बस, स्लोगन्स बनाने के लिए, रिलेट करने के लिए चीज़ों को। इसी के बेसिस पर कनोटेशंस एंड डिनोटेशंस होते हैं। डिनोटेशंस मतलब कि जो डिक्शनरी डेफिनेशंस या लिटरल मीनिंग किसी चीज़ का,
जो आप देखते हो, एज इट इज़ किसी चीज़ को डिफाइन करना। कनोटेशन होता है उस चीज़ का इमोशनल मीनिंग, कोई सजेशंस जो उस चीज़ से जुड़े हुए हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप इमोशन को बोलोगे या पेन को आप बोलोगे, सिंपली पेन का मतलब है एक फीलिंग लाइक विच मेक्स यू क्राई और वॉट एवर। बट वही कनोटेशन उसका अगर दे दिया तो आप बोलोगे कि वुंड है, ये है, वो है, मतलब इससे दर्द होता है, इस पर हम मेडिसिन लगाते हैं, मेरी ये मेमोरी है इस दर्द के साथ, इस तरह से आप उसे जोड़ दोगे अगर। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस रिलेटेड टू दिस। लेक्सिकल का मतलब होता है टू रिपोर्ट द वे अ वर्ड इज स्टैंडर्डली यूज्ड इन अ लैंग्वेज। मतलब कि लेक्सिकल डेफिनेशन होती है जैसे वर्ड है एज इट इज़ उसको यूज़ किया गया है किसी लैंग्वेज में, या आपको डिक्शनरी में देखते हो जो भी डिक्शनरी वर्ड्स होते हैं उसको हम बोलेंगे सिंपली। ओके, नेक्स्ट है परसुएसिव। परसुएसिव डेफिनेशन का मतलब है पीपल टू इन्फ्लुएंस पीपल्स एटीट्यूड, नॉट टू न्यूट्रली एंड ऑब्जेक्टिवली कैप्चर द स्टैंडर्ड मीनिंग ऑफ अ वर्ड। मतलब कि लोगों के अकॉर्डिंग हम वर्ड्स को यूज़ करते हैं ना जब, तो उसको हम बोलते हैं परसुएसिव बिहेवियर। लाइक हम उसी वे में बोलते हैं, उसी टोन पिच का यूज़ करते हैं लोगों के अकॉर्डिंग, तो उससे मतलब बदल जाता है चीज़ों का। स्टिपुलेटिव assigns a meaning to a word by coining a new word or giving an old word a new meaning. Like अभी आपने देखा होगा जेंजीज होते हैं, वो हर एक टर्म को एक नया मीनिंग दे देते हैं, एक वर्ड दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल करिश्मा की हम बात करें तो उसको आपने बोल दिया रिज, दैट ही गॉट रिज। ओके, तो वर्ड वही है पुराना, बस उसको एक नया आपने मीनिंग दे दिया, बोलने का तरीका बदल दिया। थ्योरेटिकल भी होता है जिसको अब आप कॉन्सेप्ट्स के साथ एक्सप्लेन करते हैं एग्जाम्पल्स दे के। प्रिसाइजिंग भी होती है, लाइक किस चीज़ को क्लियर मीनिंग दे देना, एक टर्म में डिफाइन कर देना। ओके, नाउ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग भी होती है, जैसे हमने डिडक्टिव एंड इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स पढ़े उसके बेसिस पे डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग भी होती है। डिडक्टिव रीजनिंग में हम जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं, एक टॉप डाउन अप्रोच इसे कहा जाता है। इंडक्टिव में हम स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं, इसको बॉटम अप अप्रोच कहते हैं। ओके, जनरल टू स्पेसिफिक का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको एक पैराग्राफ दिया, आपने उसमें से स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सेलेक्ट करके नोट्स बना लिए। एंड इंडक्टिव में आपके पास नोट्स है, आपके पास पॉइंट्स में लिखा हुआ है, आपने उसको ऐसे में कन्वर्ट कर दिया, पैराग्राफ में बना दिया। सिंपली बस यही मीनिंग है इन बातों का। नाउ देर आर डिफरेंट मीन्स ऑफ नॉलेज। ओके, तो बेसिकली 6 मीन्स ऑफ नॉलेज यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, जिसके बेसिस पर हम ये करते हैं। तो सबसे पहले प्रत्यक्ष विच इज़ प्रमाण। ठीक है, तो प्रत्यक्ष को हम बोलते हैं परसेप्शन। लाइक आप किस चीज़ को कैसे परसीव कर रहे हो, कैसे सीख रहे हो, क्या आप उसके बारे में क्या अपने मन में चीज़ें बना रहे हो, सोच रहे हो कि ये चीज़ ऐसी है, तो आप उसको किस तरह से आपने उसको लिया, आपके साथ कोई इंसिडेंस हुआ, आपने उसको पॉजिटिवली लिया, नेगेटिवली लिया, वॉट एवर, तो वो आपका अपना परसेप्शन होता है। सेकेंड इज़ अनुमान। अनुमान को हम बोलेंगे इन्फ्रेंस या अजम्पशन, कि आपने क्या सोचा है किस चीज़ के बारे में, क्या आप अज्यूम करके चल रहे हो कि मुझे फॉर एग्जांपल अभी मैं ये सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ तो मुझे इसका क्या कहाँ काम आने वाला है, कैसे मुझे इसे यूज़ करना है, यूटिलाइज़ करना है, वो आपका इन्फ्रेंस हुआ। नेक्स्ट है उपमान। उपमान इज़ कंपैरिजन। जब आप अपनी पुरानी नॉलेज को नई नॉलेज के साथ कंपेयर करने लगते हो तो दिस इज़ कॉल्ड कंपैरिजन और उपमान। नेक्स्ट है अर्थपत्ति विच इज़ इम्प्लीकेशन। अब आप दोनों नॉलेजेस को कहीं पर इम्प्लाई कर रहे हो, कहीं पर यूज़ कर रहे हो, तो दिस इज़ अर्थपत्ति। नेक्स्ट है अनुपलब्धि विच इज़ नॉन एप्रीहेंशन। अब जो चीज़ें आपको लग रहा है मिसिंग है, आपने सारी नॉलेज कलेक्ट की, उसको कंपेयर किया, देन आपने उससे पॉइंट्स निकाले कि ये चीज़ें ज़रूरी है, फिर वहाँ पर आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ यहाँ पर मिसिंग है एंड उसको आप फाइंड करोगे। लास्ट में आता है शब्द प्रमाण, जिसको हम वर्बल टेस्टिमोनी बोलते हैं। मतलब कि आप उसको अब एक नया फॉर्म, एक नया स्ट्रक्चर देंगे। ठीक है, इसको हम अप्त वाक्यास भी बोलते हैं। ये पूरे जो 6 आपके प्रमाण आपने देखे। ओके, तो ना स्ट्रक्चर ऑफ अनुमान, सबसे पहले अनुमान की बात करते हैं हम। कंसंट्रेटेड मेनली ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्याय स्कूल बिकॉज इट इज़ वेल नोन फॉर इट्स लॉजिक। अनुमान मतलब हम अनुमान लगाते हैं, अपना इन्फ्रेंसेस लगाते हैं, इन चीज़ों को सीखते हैं, देखते हैं, तो इट इज़ बेस्ड ऑन आवर ओन नॉलेज और लॉजिक। हम कैसे चीज़ों को देख रहे हैं, सीख रहे हैं, कैसे उनको डिज़ाइन कर रहे हैं, कैसे अंडरस्टैंडिंग कैसी है हमारी। तो बेसिकली ये न्याय स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर है
नया स्कूल ऑफ थॉट आपने यूनिट 1 में पढ़ा होगा, तो वही है ये। Now this is apprehension of some mark or link to that of something else under an invariable relation व्याप्ति exist between them। मतलब कि आपका एक लिंक और एक व्याप्ति होगी, कोई एक दो वेरिएबल्स है जो आपस में रिलेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, एंड देन उनका कुछ ना कुछ मीनिंग होगा, कुछ ना कुछ आपने मतलब निकाला हुआ होगा उसका। ओके, एग्जाम्पल देख लीजिए। वैशेषिका कॉल्ड इट प्रसिद्धि एंड सामख्य कॉल्ड इट प्रतिबंध। मतलब इसी नॉलेज को, ये जो आप कह रहे हैं, वैशेषिका जो थी उन्होंने इसको प्रसिद्धि कहा एंड सामख्य ने इसको प्रतिबंध कहा हुआ है। तो व्याप्ति जो यहाँ पर हमने यूज़ किया, इसका मतलब होता है कि वैलिड इन्फ्रेंस किसी चीज़ का हम निकाल रहे हैं। इसके 5 पार्ट्स हैं व्याप्ति के, विच इज़ पक्ष, जिसको हम प्रतिज्ञा भी कहते हैं, हेतु, देन दृष्टांत, उपानय एंड निगमान। ओके, अब इनका मतलब क्या है? सबसे पहले पक्ष प्रतिज्ञा जिसकी हम बात करते हैं, इसका मतलब होता है प्रपोजिशन। जैसे कि द हिल हैज़ फायर, मतलब कि पहाड़ी पर आग है। ओके, हेतु कोई रीज़न होगा, बिकॉज इट हैज़ स्मोक, क्योंकि वहाँ पर से धुआं आ रहा है तो हमने मान लिया कि पहाड़ पर आग लगी हुई है। Now, अब बात करते हैं, पक्ष हो गया आपका प्रपोजिशन, देन हेतु रीज़न, दृष्टांत। ओके, तो दृष्टांत इज बेसिकली कॉरोबोरेशन। कॉरोबोरेशन मतलब अगर धुआं है कहीं पर तो आग भी होगी, जैसे कि किचन है, तो हमने एक लॉजिक निकाल लिया हुआ है दोनों को चीज़ों को रिलेट करने का, कि अगर धुआं है इसका मतलब आग भी होगी, आग है तो धुआं तो होना ही होना है ना। उपाय ने इसको हम अप्लाई करेंगे, तो जैसे कि द हिल हैज़ स्मोक, और मतलब कि हिल के ऊपर धुआं है, आग होगी, इस तरह से हमने इसको अप्लाई कर दिया। नाउ निगमान कंक्लूजन निकाला, देयरफॉर हिल हैज़ फायर। ओके, इसका मतलब हिल के ऊपर फायर है। तो पक्ष आपका हो गया कि हिल हैज़ फायर, हेतु मतलब आपने रीजन दिया क्योंकि वहाँ से धुआं उठ रहा है, दृष्टांत में आपने दोनों को कनेक्ट कर दिया, जहाँ भी धुआं होता है वहाँ आग तो लगती ही है। उपाय ने आपने उसको अप्लाई करा कि हिल इज़ स्मोकी, हिल के ऊपर धुआं है, तो कंक्लूजन आपका निकल के आया, इसका मतलब हिल में आग लगी हुई है, हिल हैज़ फायर। ओके, इफ देयर इज नेगेटिव कॉन्कोमिटेंस इट इज सेड टू हैव व्यातिरिक व्याप्ति। ओके, अभी सिंपली व्याप्ति है, अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव कंक्लूजन आता है लाइक हिल हैज़ नो फायर, तो यहाँ पर हम इसको बोलते हैं व्यातिरिक व्याप्ति। ओके, अनुमान की बात करें तो अनुमान 3 टाइप के हैं यहाँ पर, पूर्ववत, शेषवत एंड सामान्यवत। सामान्य दृष्ट भी कह सकते हैं और सामान्यवत भी कह सकते हैं आप। तो सबसे पहले पूर्ववत अनुमान की बात करते हैं, विच इज इनफर द इफेक्ट फ्रॉम अ परसीव्ड कॉज। ओके, मतलब कि यहाँ पर कि ये दिखाता है कि कुछ ना कुछ अगर चीज़ हुई है तो उसका कोई ना कोई इफेक्ट ज़रूर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आग लगी है तो उससे चीज़ें जलेंगी ही जलेंगी, धुआं तो उठेगा ही। शेषवत अनुमान अनपरसीव्ड कॉज होगा पर परसीव्ड इफेक्ट होगा। ओके, लाइक हमें नहीं पता था कि आग लगी है, बट हमने बाद में डैमेज देखा तो हमें पता चला कि ओ यहाँ पर आग लगी हुई थी। लाइक आपने कुछ जला हुआ देखा तो आपको समझ में आया कि यहाँ आग थी, आग लगी, तब आपने समझ लिया कि अब इससे नुकसान होगा, तो ये पूर्वव्रत हुआ, पहले से आपको आभास हो गया। शेषवत होगा किसी चीज़ के बाद में आपने देखा, एंड सामान्य तो दृष्ट होगा which we infer not based on the causal relationship but the experience of uniformity। जो आपको चीज़ें देख कर के नहीं पता लग रहा, अब हो सकता है किसी ने जानबूझ के जला दिया हो, आग लगी भी हो, ये आपको पता नहीं है, आप उसको एक्सपीरियंस की बेसिस पर आप देखोगे तब मानोगे। नाउ जैसे कि हमने व्याप्ति की बात की, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्याप्ति। पहले बात करते हैं अन्वय व्याप्ति की। इसका मतलब ये होता है इनवेरिएबल कॉन्कमिटेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ अ रीजन विद द प्रेजेंस ऑफ प्रेडिकेट। मतलब कोई ना कोई प्रेडिकेट प्रेजेंट होगा, कोई रीज़न होगा जिसके बेसिस पर आप कुछ ना कुछ रिजल्ट निकालेंगे, तो दिस इज अन्वय व्याप्ति। या व्यातिरिक व्याप्ति जो मैंने अभी बताया कि अगर कहीं से कुछ नेगेटिव आपको दिख रहा है, कोई रीज़न प्रेजेंट नहीं है, आपको रीज़न एब्सेंट लग रहा है, तो फिर वहाँ पर व्यातिरिक व्याप्ति होगी, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों में आप डिफरेंस कर सकते हो सिंपली। नाउ फैलेसीज विच इज़
हेतव आभास और फैलेसीज ऑफ इन्फ्रेंस जिसको हम बोलते हैं कि लाइक अगर हमने हमारी इन्फ्रेंशियल नॉलेज सही नहीं है तब कौन सी फैलेसीज होगी। ओके, हेतव आभास। तो हेतव आभास 5 तरीके से होगा। सबसे पहले असिद्ध, इसका मतलब कि आपके पास रीज़न नहीं है। ओके, अनफाउंडेड और अननोन रीज़न जब होगा तो इसको हम असिद्ध बोलेंगे। तो असिद्ध में भी अब 3 फॉर्म्स हैं। पहला है आश्रय असिद्ध। ओके, तो यहाँ पर सब्जेक्ट अननोन है, ऐसा कोई रीज़न जहाँ पर सब्जेक्ट अननोन होगा तो इसको हम बोलेंगे आश्रय सिद्ध। मतलब जिस बात को हम प्रूव करने जा रहे हैं हमें पता ही नहीं है हम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, तो हम क्यों रीज़न दे रहे हैं उस चीज़ का। सेकेंड इसमें होगा आपका आश्रय सिद्ध के बाद स्वरूप असिद्ध, रीज़न हुज फॉर्म नॉट एग्जिस्ट इन सब्जेक्ट। अब आप ऐसी चीज़ के लिए रीज़न दे रहे हैं जो सब्जेक्ट में एक्चुअली प्रेजेंट ही नहीं, सब्जेक्ट तो कुछ और ही और आपके लिए आप उसके लिए रीज़न कुछ और ही देने में लगे हुए हैं। नाउ लास्ट वन इज व्यापक असिद्ध। व्यापक असिद्ध का मतलब होता है रीजन विच हैज़ इट्स इनवेरिएबल कॉन्कमिटेंस विद प्रोबैंडम अनफाउंडेड। लाइक आपने अब ऐसी चीज़ के लिए रीज़न दिया हुआ है जिसका एक्चुअल में जो आप रिजल्ट या कंक्लूजन निकल करके आ रहा है वो अनफाउंड है, मतलब उसका कोई लेना देना नहीं है, कोई मैच नहीं है, कुछ भी नहीं, वो कुछ भी दोनों के बीच में आपस में लिंकअप नहीं हो पा रहा है। ओके, तो ना अनुमान के बाद अब हम पढ़ेंगे विरुद्ध। ओके, विरुद्ध विच इज़ कॉन्ट्राडिक्टरी रीज़न, जहाँ पर नेगेशन हो रहा हो किसी चीज़ का, मतलब दोनों को उल्टा प्रूफ करते हो। अनैतिकता, इनकंसिस्टेंट और स्ट्रेइंग रीज़न। ओके, कुछ भी आपने कहीं से भी लॉजिक जोड़ दिया, बस आपको बात को प्रूफ करना है तो आप कहीं से भी कुछ भी बोले जा रहे हो बिना नॉलेज के। प्रकार आसन, तो ये होता है काउंटर बैलेंस और अपोजिंग रीज़न। मतलब कि अगर आप अपनी बात को सही नहीं प्रूव कर रहे तो आप दूसरे को गलत प्रूफ करने लगे, तो ये होता है प्रकारणासन। ओके, काउंटर बैलेंस करना सिंपली। अब अपनी बात सही नहीं होती तो लोग ऐसा करते हैं, आर्ग्यू करने लगते हैं, दूसरे को गलत साबित करने लगते हैं। लास्ट वन इज कलत्याय प्रसिद्ध विच इज़ स्टेरिफाइड और बिलेटेड रीज़न। मतलब पहले सब चीज़ें हो गई, फिर हम अपने माइंड में बाद में सोचते हैं ना कि यार ये रीज़न दे देना चाहिए था, ये दे देना चाहिए था, या बाद में आपको बात याद आती है तब आप उससे लड़ने लग जाते हो कि तूने तब ऐसा किया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस वक्त आप नहीं कहते उस बात को। तो दिस इज ओके, तो दीज आर 5 हेतव पास और फैलेसीज ऑफ इन्फरेंस। नाउ हम बात करते हैं स्कूल ऑफ थॉट। 2 टाइप के स्कूल ऑफ थॉट है आपके, आस्तिक एंड नास्तिक। तो आस्तिक जो वेद में, गॉड में, इन सब में बिलीव करते हैं, जैसे कि आपका न्याय स्कूल ऑफ थॉट, वैशेषिका, सामख्य ज्ञान, योग, मीमांसा एंड वेदांता। ओके, एंड नास्तिक जो वेदास के ऊपर, वेद के ऊपर बिलीव नहीं करते, विच इज़ योर बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड चरवाक। ओके, दोनों आपको याद रखने हैं, आस्तिक स्कूल्स कौन से थे, नास्तिक स्कूल्स कौन से थे। नाउ इन डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट के अकॉर्डिंग प्रमाण जिस पर ये बिलीव करते हैं, तो पहले आस्तिक स्कूल की बात करते हैं। वेदांत जो कि सारे प्रमाण को मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थपत्ति एंड अनुपलब्धि। न्याय स्कूल में प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमान है, शब्द है, अर्थपत्ति एंड अनुपलब्धि नहीं फॉलो करते ये लोग। वैशेषिका स्कूल ऑफ थॉट में प्रत्यक्ष एंड अनुमान के बेसिस पर नॉलेज इन्फ्रेंस करते हैं। देन मीमांसा की बात करें तो यहाँ पर प्रत्यक्ष, अनुमान एंड शब्द तीनों चीज़ें हैं, तीनों के बेसिस पर नॉलेज गेन करते हैं। सामख्य में देखें तो अब भी प्रत्यक्ष, अनुमान एंड शब्द। तो आप चाहें तो इनको एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में याद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो आपका वेदांत स्कूल है वो सारे अनुमान को मानता है, न्याय स्कूल में अर्थपत्ति एंड अनुपलब्धि नहीं है। देन मीमांसा एंड सामख्य में प्रत्यक्ष, अनुमान एंड शब्द है, और वैशेषिका में सिर्फ प्रत्यक्ष एंड अनुमान को फॉलो करते हैं। अब नास्तिक स्कूल की बात करें, बुद्धिस्ट, ये भी प्रत्यक्ष अनुमान को फॉलो करते हैं। जैनिस्ट प्रत्यक्ष, अनुमान एंड शब्द को फॉलो करते हैं। चरवाक सिर्फ प्रत्यक्ष के बेसिस पर नॉलेज गेन करते हैं। ओके, तो फैलेसीज की बात करते हैं। पहली होती है इनफॉर्मल फैलेसी, जिसको हम वीक या फॉल्स एनालॉजी बोलते हैं, जहाँ पर कि कंपैरिजन जो होता है वो दो अनसिमिलर चीज़ों के बीच में कर देते हैं कि लाइक जिन चीज़ों का आपस में रिलेशन ही नहीं है उनको हम आपस में रिलेट करने लगते हैं। तो दिस इज बेसिकली आपका इनफॉर्मल फैलेसी। ओके, नाउ बैगिंग द क्वेश्चन, इसको हम पेटेटिव प्रिंसिपी भी बोलते हैं। तो देयर इज नो सच नॉलेज दैट कैन नॉट बी कैरिड इनटू प्रैक्टिस।
हम क्वेश्चन को ही बार बार एक्सप्लेन करने लगते हैं, सिचुएशन को ही एक्सप्लेन करने लगते हैं, एक्चुअल रीज़न ही नहीं पता होता हमें, एंड वो हम दे ही नहीं पाते. नाउ फॉल्स अल्टरनेटिव और डिलेमा बेस्ड ऑन द प्रेमिस दैट erroneously limits what options are available. अगर आपके पास सही नहीं है तो जो आपके पास अधूरा जैसा प्रेजेंट है आप उसी को बताने लगते हो, चाहे वो गलत क्यों नहीं है. आप डिलेमा में चले जाते हो ना कि यार अब क्या बोलूँ, जैसे आप कहानियाँ लिखाते हो अगर आपको आंसर नहीं आता है, तो वही सेम चीज़. The false cause, which is ignoratio elenchi, when someone incorrectly assumes that one event caused another simply because it happened before it. लोगों को मतलब जब रीज़न नहीं पता होता एक्चुअल, तो वो कंक्लूजन निकालने लगते हैं कि ये हुआ है तो इसी की वजह से हुआ होगा, इसी ने ऐसा किया होगा, तो कुछ ना कुछ वो अपने आप रिलेट करने लगते हैं, अपने मन से बातें बनाने लगते हैं. तो दिस इज इग्नोरेशियो एलेंची. ओके. हेस्टी जनरलाइजेशन, जब आपने अच्छे से ऑब्जर्व नहीं किया, आपको बस दिखा, नज़र आया एंड आपने तुरंत बोल दिया कुछ भी, तो दिस इज़ हेस्टी जनरलाइजेशन. जो लोग बहुत जल्दी से किसी के बारे में ओपिनियन बना लेते हैं, सोचते नहीं हैं ज़्यादा, तो वो हो सकता है हेस्टी जनरलाइजेशन. नाउ अपील टू इग्नोरेंस. No one has shown that the aliens did not create Mars, therefore Mars is created by aliens. मतलब कि आपको पता नहीं है कि मार्स कैसे बना, आपको ये भी नहीं पता कि एलियंस ने बनाया, लेकिन आपने मान लिया कि एलियंस ने बनाया हुआ है क्योंकि आपको ऐसा लगा, आपने अपने बेसिस पर बना लिया. आप फैक्ट्स को इग्नोर कर देते हैं एंड आप अपने बेसिस पर कुछ भी र्यूमर्स बना देते हैं. नाउ एड होमिनम विच इज अगेंस्ट द मैन, द फैलेसी दैट अकर्स व्हेन एन आर्ग्यूमेंट अपील्स टू द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन. जब आप किसी एक इंसान के बारे में कुछ बोलते हैं तो देन दिस इज एड होमिनम. कोई भी इंसान हो सकता है, उसके बारे में आपने कुछ बोल दिया, आपने किसी के कैरेक्टर के ऊपर बोल दिया, तो दिस इज अगेंस्ट द मैन. इसी से मिलता जुलता है अपील टू मेजॉरिटी एंड पीपल एट पॉपुलर एंड बैंडवैगन. इसका मतलब ये है, अगर हर कोई ऐसा बोल रहा है तो वो सही है. आपने देखा कि ज़्यादातर लोग इस चीज़ की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये सही ही होगा, बट ऐसा नहीं होता. चेन आर्ग्यूमेंट, स्लिपरी स्लोप, साइकिल ऑफ आर्ग्यूमेंट. जब आपके पास कोई रीज़न नहीं है, कुछ नहीं है, आप एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते रहोगे, आप एक ही बात को बोलते रहोगे अपनी बात को सही साबित करने के लिए. आपको फैक्ट्स चाहिए होते हैं, आपको प्रूफ चाहिए होता है, बट आप अपनी बात को बार बार बोले जा रहे हो, नहीं मैं सही हूँ, नहीं मैं सही हूँ, तो ये कोई लॉजिक नहीं होता. ना अपील टू इनअप्रोप्रिएट अथॉरिटी. इफ समवन if some actor is promoting a toothpaste, we believe it. Okay, तो हम किसी भी, कोई भी इंसान अगर फेमस है, वो कुछ बोल देता है, हम उसको आंख बंद करके बिलीव कर लेते हैं, खुद ट्राई नहीं करते, या खुद ट्राई भी करते हैं तो नहीं यार उसने तो कहा था अच्छा है, वो एक्टर यूज़ करता है, इसका मतलब तो अच्छा होना चाहिए. तो हम ये सारी चीज़ें सोच लेते हैं अपने माइंड में एंड फिर उसी को फॉलो भी करने लगते हैं. इक्विवोकेशन. Okay, equivocation is a word has many meanings. If we use the wrong one, it will lead to wrong conclusion. Equivocation का मतलब ये हो गया कि एक शब्द के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं. अब हमारे ऊपर है कि हम कौन सा वाला मीनिंग उसका यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हमने गलत मीनिंग यूज़ किया तो गलत कंक्लूजन निकल करके आएगा. नाउ नेक्स्ट वन इज fallacy of accident. When a general rule is applied to a case in which the rule is inapplicable, तो आपने गलती से किसी और रूल को कहीं और लगा दिया. न्यूटन के डिफरेंट डिफरेंट लॉज होते हैं एंड आपने गलत लॉ को गलत जगह अप्लाई कर दिया, तो आपका जो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे, क्वेश्चंस करते थे, वो गलत हो जाते थे. ओके, एक फॉर्मूला एंड पूरा क्वेश्चन गलत, आपने गलत वैल्यूज रख दी, सब कुछ गलत कर दिया. तो दिस इज बेसिकली फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज रेड हेरिंग. टू डाइवर्ट पीपल्स अटेंशन और टू मैनिपुलेट. जब आपको किसी को मैनिपुलेट करना होता है, आप क्या करते हो, आपको सबको पता होगा, ये मैनिपुलेशन की ट्रिक तो सबको आती है. आप उस इंसान को उस जगह से ध्यान ही भटका देते हो, तो दिस इज रेड हेरिंग. आप कुछ की कुछ बात डाल दोगे बीच में. ओके, लड़ाई करवा दी आपने, किसी और के बारे में बोल दिया कि अरे उसने तेरे बारे में ऐसा बोला वैसा बोला, एंड आपने अपने ऊपर से उसका ध्यान हटा दिया. स्ट्रॉमैन. मिसकैरेक्टराइज एन आर्ग्यूमेंट सो इट लुक्स वीक. ओके, स्ट्रॉमैन, जैसे आपने देखा होगा ना, स्ट्रॉमैन को हम खेतों में लगाते हैं. जैसे ऐसा लगता है कि कोई रियल इंसान है एंड जो भी जानवर है या कोई, वो नहीं आएगा फील्ड्स में. तो वही हमें करना होता है कि हम इस तरह से पोर्ट्रे करते हैं कि ये चीज़ सही है बट वो एक्चुअल में गलत होती है.
अपील टू फोर्स और आर्ग्यूमेंटम एड पैक्यूलम इसको हम बोलते हैं, जब हम फोर्सफुली किसी चीज़ को मनवाते हैं, ज़बरदस्ती मनवाते हैं, कंक्लूजन पर लाते हैं, तो इसको हम बोलेंगे अपील टू फोर्स। ना अपील टू पिटी विच इज़ आर्ग्यूमेंट एड माइजरिकॉर्डियम, जब आप दया से फेसेस बना लेते हो, सिंपैथी गेन करने लगते हो लोगों की, अपनी बात को सही साबित करने के लिए, लाइक रोना रोना शुरू कर देते हो आप, तो लोगों को लगेगा यार ये वाला बंदा रो रहा है तो ये सही होगा, तो वो चीज़ें जब लोग करते हैं। ओके, नाउ एंटीसीडेंट इन कॉन्सिक्वेंट दो चीज़ें होती हैं, मतलब कि अगर ए सही है देन सी इज़ ऑल्सो करेक्ट। ओके, मतलब कि तो हम अफर्मिंग करेंगे उस कॉन्सिक्वेंट को या फिर डिनाई करेंगे तो एंटीसीडेंट। ओके, अगर हम उसको सही बोल रहे हैं कि अगर ए और ए सही है तो सी भी सही है, तो देन दे आर कॉन्सिक्वेंट्स, और अगर ए सही है और सी गलत है तो हम बोलेंगे उन्हें एंटीसीडेंट्स। ओके, ये आपका स्लॉगिज्म में यूज़ होता है बेसिकली। तो आई गेस दिस इज़ इट। स्लॉग की बात करें, अगर आपको स्लॉग बनाना सीखना है या आप चाहते हैं मैं स्लॉगिज्म की प्रैक्टिस करवाऊँ, तो वो मैं आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के साथ नेक्स्ट क्लास में करवा दूँगी। नेक्स्ट यूनिट हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर बनाते हैं, स्लॉग्स भी बनाएंगे। ओके, तो दिस इज़ इट, एंड subscribe and wait for the next class. See you soon. Goodbye.